Beehive, class 9th, chapter number 6th, My Childhood, मेरा बचपन. My childhood means मेरा बचपन. बिफोर यू रीड, पढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है, क्या आप किसी ऐसे साइंटिस्ट के बारे में जानते हैं जो एक स्टेट्समैन भी रहा है. स्टेट्समैन मीन्स कोई लीडर, कोई राजनीतिक नेता, किसी देश के किसी पॉलिटिकल जो पोस्ट है उस पर वो इंसान रहा है. वो साइंटिस्ट भी है और स्टेट्समैन भी है. तब हमें नाम याद आता है APJ अब्दुल कलाम का. APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने स्पेस, अंतरिक्ष, डिफेंस और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी में इंडिया को बहुत ज़्यादा आगे तक बढ़ाया, और वो हमारे देश के 11वें प्रेसिडेंट बने थे, 11वें राष्ट्रपति बने थे 2002 में. उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखी है, उसका नाम है विंग्स ऑफ फायर, जिसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बात की है. उसी का एक एक्सट्रैक्ट, उसी का कुछ हिस्सा आपके इस चैप्टर में माई चाइल्डहुड में लिया गया है. आई वॉज बॉर्न इन टू अ मिडिल क्लास तमिल फैमिली. यहाँ पर आई कौन है? यहाँ पर आई है अब्दुल कलाम. वो अपनी कहानी बता रहे हैं, स्टोरी बता रहे हैं कि मैं एक मिडिल क्लास फैमिली में, तमिल की फैमिली, तमिलनाडु की फैमिली में पैदा हुआ. रामेश्वरम आइलैंड का एक टाउन था. पहले उसको मद्रास बोलते थे, अब उसे क्या बोलते हैं? चेन्नई बोलते हैं. आइलैंड आप जानते हैं, जहाँ पे पानी होता है, आसपास, ज़मीन के आसपास चारों तरफ पानी होता है, ऐसा टाउन था उनका, रामेश्वरम का. माई फादर जैनुल अब्दीन, उनके फादर का नाम था जैनुल अब्दीन. ही हैड नाइदर मच फॉर्मल, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे मेरे फादर. फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, मतलब फॉर्मल में जैसे आप स्कूल में जाकर पढ़ते हैं वैसा नहीं था. ना ही ज़्यादा उनके पास वेल्थ थी, वेल्थ मतलब दौलत. लेकिन इन कमियों के डिसएडवांटेजेस मीन्स, इन कमियों के बावजूद भी उनमें एक इन्नेट विजडम थी. इन्नेट का मतलब होता है जन्म से कुछ उनके अंदर क्वालिटीज़ आ गई थी. विजडम मतलब बुद्धि थी, और जनरॉसिटी मतलब एक बहुत ज़्यादा दयालु थे वो. एन आइडियल हेल्पमेट इज माई मदर आशियामा, और उनकी मदर भी बड़ी एक आइडियल वुमेन थी, एक उनकी हेल्पर थी, उनकी साथी थी, उनका नाम था आशियामा. मुझे याद नहीं है, आई डू नॉट रिकॉल. इसमें फिर से एक बार रिवाइज़ करते हैं. अब्दुल कलाम के फादर का नाम है जैनुल अब्दीन, और वो बहुत ज़्यादा इन्नेट विजडम थे, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, और बड़ी जनरॉसिटी मतलब बहुत दयालु थे वो. और मेरी मदर का नाम था आशिया माँ. कभी मुझे ऐसा दिन याद नहीं है कि कितने लोगों को मेरी माँ रोज़ खाना खिलाती थी, शी फेड एवरी डे. लेकिन मुझे पक्का है कि हमारे घर में जो आउटसाइडर्स थे, जो बाहर के लोग थे, वो सारे फैमिली मेम्बर से भी ज़्यादा मिलाकर भी ज़्यादा वो बाहर के लोगों को खाना खिला देती थी. यानी कि बहुत ज़्यादा वो क्या थी? काइंड थी, दयालु थी. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, हम बहुत सारे भाई बहन थे, उसमें से मैं एक था. मैं छोटी हाइट का था, शॉर्ट बॉय था, विद रादर अनडिस्टिंग्विश लुक्स. जो मेरे लुक्स थे, अनडिस्टिंग्विश लुक्स का मतलब होता है नॉर्मल से, डिस्टिंग्विश होता है कुछ खास, कुछ स्पेशल. बड़ा ही नॉर्मल दिखता था मैं. जबकि मेरे जो पेरेंट्स थे वो टॉल और हैंडसम थे, बहुत खूबसूरत थे, और हाइट भी उनकी अच्छी थी. लेकिन मैं बहुत शॉर्ट हाइट का था. हम अपने वी लिव्ड इन आर एंसेस्ट्रल हाउस. एंसेस्ट्रल्स मीन्स जो दादा परदादा का, हमारे पूर्वजों का जो घर था उसमें हम रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो 19वीं सदी के मिडल में, बीच में बना था. पक्का घर था, लार्ज पक्का घर था, लाइमस्टोन का बना था, चूने का बना था, ईंटों का बना था, और द मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में था, रामेश्वरम में. माई ऑस्टर का मतलब होता है जो बड़े सिंपल रहने वाले, लेकिन बड़े स्ट्रिक्ट थे मेरे फादर. वो अवॉइड करते थे सारे इनएसेंशियल कम्फर्ट्स, जो बेकार के, जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें नहीं हैं उनको वो अवॉइड करते थे. लेकिन जो नेसेसिटीज़ थी, जो कपड़े थे, जो दवाई थी, वो हमें प्रोवाइड करते थे. तो जो मेरा चाइल्डहुड था वो मटीरियली और इमोशनली दोनों तरह से बड़ा ही सिक्योर था. अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर होती है 1939 में, दूसरा विश्व युद्ध आपने पढ़ा होगा इस हिस्ट्री में, जब मैं 8 साल का था. अब मुझे समझ नहीं आता कि तभी अचानक से टैमारिंड होती है, इमली के जो बीज हैं उनकी जो मार्केट में डिमांड थी वो अचानक से इरप्ट हो गई, अचानक से जाग गई कि लोग इमली के बीज मांगने लग गए. तो मैंने क्या किया, इमली के बीज इकट्ठे करे और उन्हें प्रोविजन शॉप होती है, किराने की दुकान, पंसारी की दुकान, मॉस्क स्ट्रीट मस्जिद वाली गली पे थी, वहाँ मैं बेच देता था. और एक दिन में मुझे फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना, एक आना में एक दिन का कमा लेता था. प्रिंसली से मतलब है बहुत ज़्यादा, उसके लिए एक ऐसा लगता था कि जैसे राजा की तरह उसको इनकम हो गई हो उसकी. मेरे ब्रदर इन लॉ थे, जीजा जी जो थे वो मेरे
जलालुद्दीन थे और वो क्या करते थे, वो मुझे स्टोरीज़ बताया करते थे वॉर की, और उसको मैं बाद में हेडलाइंस, एक दिनामणि न्यूज़पेपर था उसकी हेडलाइन उसमें मैं पढ़ता भी था। हमारा जो एरिया था वो आइसोलेटेड था, बिल्कुल अलग था, तो इसलिए वॉर का उस पर इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन जब इंडिया को वॉर ज्वाइन करनी पड़ी, अलाइड फोर्सेस USA, यूनाइटेड किंगडम और रशिया के साथ मिलकर इंडिया को वॉर ज्वाइन करनी पड़ी, तो एक इमरजेंसी डिक्लेयर हो गई। और पहली जो कैजुअलिटी आई, जो पहली समस्या आई हमारे में, वो सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी वो रुकना बंद हो गई युद्ध के कारण, लड़ाई के कारण। अब जो न्यूज़पेपर थे जो उसको बंडल बना बना के स्टेशन पर चलती ट्रेन से, मूविंग ट्रेन से फेंकना था रामेश्वरम रोड पर, बिटवीन रामेश्वरम एंड धनुषकोडी। और जो मेरा कज़न था जिसका नाम शमसुद्दीन था, वो न्यूज़पेपर बांटने का काम करता था। अब वो ढूंढ रहा था एक हेल्पिंग हैंड, कोई मदद के लिए चाहिए जो उस बंडल्स को कैच कर सके, पकड़ सके नीचे खड़ा होकर अखबार के उन बंडल्स को। तो वो कमी किसने पूरी कर दी? मैंने पूरी कर दी। और इस तरह से मैंने अपनी पहली जो अपनी दिहाड़ी जिसे बोलते हैं, रोज़ की जो इनकम होती है उसे हम वेज बोलते हैं, वो मैंने पहली कैसे कमाई? न्यूज़पेपर्स के बंडल्स को कैच करके। आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड। मुझे अभी भी बड़ा ही गौरव का अनुभव होता है मेरी अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम, जब मैंने पहले खुद के पैसे पहली बार कमाए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, उन्होंने पहले अर्निंग कैसे करी? बाय कैचिंग द बंडल्स ऑफ न्यूज़पेपर ऑन द रामेश्वरम स्टेशन। किसकी हेल्प से? अपने कज़न शमसुद्दीन की हेल्प से उन्होंने अपनी पहली अर्निंग करी। नेक्स्ट पैराग्राफ, एवरी चाइल्ड इज बॉर्न विद सम इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक। हर एक बच्चे में कुछ इनहेरिटेड, जन्म से ही कुछ गुण होते हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। और एक हमारा सोशल और इकोनॉमिक और इमोशनल इन्वायरमेंट हमारा जो होता है उस पर हम ट्रेन होते हैं अलग अलग तरह से बाय द फिगर्स ऑफ अथॉरिटी। हमें अलग अलग तरह से नॉलेज दी जाती है। अब मुझे अपने माता पिता से कुछ गुण आए मेरे अंदर, ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन फादर से आया, और मदर से आया अच्छाई में, फेथ इन गुडनेस और काइंडनेस, अच्छाई में विश्वास रखना और दया। ये गुण आए मुझे मेरे पेरेंट्स से। फिर से एक बार रिवाइज करते हैं कि फादर से मैंने अपने फादर से क्या क्या क्वालिटीज़ सीखी? इनहेरिटेड ऑनेस्टी, ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन, खुद को डिसिप्लिन में रखना। और मदर से मैंने गुडनेस, अच्छाई और काइंडनेस सीखी, दया सीखी। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स। मेरे 3 दोस्त थे, बहुत मेरे क्लोज फ्रेंड्स थे। पहला का नाम था रामानंद शास्त्री, अरविंदम एंड शिव प्रकाशन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तीनों फ्रेंड्स के नाम रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ये तीनों बॉयज़ ऑर्थोडॉक्स, बिल्कुल कट्टर हिंदू ब्राह्मण परिवार से आते थे। जो अब्दुल कलाम थे वो एक मुस्लिम बॉय थे। और हमने कभी भी अपने अंदर डिफरेंस नहीं देखा कि हम अलग अलग धर्म के हैं या हमारे को अलग अलग तरीके से अपब्रिंगिंग मतलब पाला गया है, हमें कुछ भी डिफरेंस नहीं हुआ, नहीं हमने अपने अंदर नहीं पाया, कोई भेदभाव नहीं था। रामानंद शास्त्री तो लक्ष्मण शास्त्री का बेटा था। जो कौन थे लक्ष्मण शास्त्री? वो प्रीस्ट थे, पुजारी थे रामेश्वरम टेम्पल में। और बाद में जो रामानंद शास्त्री था वो उसने भी ही ऑल्सो टुक ओवर द प्रीस्टहुड, उसने भी पुजारी का काम कर लिया। तो आपसे पूछ सकते हैं रामानंद शास्त्री ने क्या काम करना शुरू करा उनके फ्रेंड? तो ही प्रीस्टहुड। रामानंद शास्त्री जो उनका फ्रेंड था अब्दुल कलाम का, ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वर टेम्पल फ्रॉम हिज फादर। अपने पिता से उसने प्रीस्टहुड का जो पुजारी का काम था वो ले लिया। अब दूसरा जो फ्रेंड था उनका, उसका नाम था अरविंदन। जो अरविंदन था ही वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट। वो ट्रांसपोर्ट अरेंज करने लग गया। पिलग्रिम्स कौन होते हैं? जो तीर्थ यात्रा करने के लिए तीर्थयात्री आते हैं उनके लिए। और तीसरे दोस्त का नाम है शिव प्रकाशन। शिव प्रकाशन ने क्या किया? ही बिकम अ केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द सदर्न रेलवेज। जो सदर्न रेलवेज थी, जो दक्षिणी रेलवे थी, उनके लिए वो केटरिंग का काम करना। केटरिंग होता है जो खाना वगैरह पहुंचाते हैं, उस कॉन्ट्रैक्टर का उसने काम कर लिया। तो आपको तीनों फ्रेंड्स के नेम और उनके काम आपको याद रखने हैं। अरविंदन ने ट्रांसपोर्ट में था और थर्ड तो शिव प्रकाशन किस में था? केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर था। नेक्स्ट पैराग्राफ में होता है वहाँ पर उनके जहाँ पे अब्दुल कलाम रहते थे वहाँ पर श्री सीताराम कल्याण सेरेमनी क्या होती थी। और हमारी जो फैमिली थी अब्दुल कलाम की, वो ना नावों का, बोट्स का इंतज़ाम करती थी, जिसमें भगवान की आइडल्स मीन्स मूर्तियाँ, भगवान की टेम्पल से लेके मैरिज साइट, भगवान का विवाह किया जाता था, वहाँ पर उसको लेके जाते थे। और एक जगह थी जिसका नाम था राम तीरथ, उस पौंड, उस तालाब का नाम था, वहाँ तक उस मूर्तियों को लिया जाता था। और रामायण, हमारे इवेंट्स फ्रॉम रामायण की कथाएं और प्रॉफिट मोहम्मद की कथाएं हमारी बेड टाइम स्टोरीज़ होती थी। मेरी मम्मी, मेरी मदर और मेरी दादी हमें कहानियाँ सुनाया करती थी। रामायण की स्टोरीज़ भी और प्रॉफिट की स्टोरीज़ भी हमारी दादी और माँ हमें सुनाया करती थी। ये हमें कौन बता रहे हैं? अब्दुल कलाम। एक बार की बात बताते हैं, वो जो 5th स्टैंडर्ड में थे, 5वीं क्लास में थे, तो रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, उनके स्कूल में एक नए टीचर आए और मैं कैप पहनता था अपने सर पर, तो उससे पता लग जाता था मैं एक मुस्लिम बॉय हूँ और सबसे शुरू की रो में बैठता था
था और मेरे साथ कौन बैठता था नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री। रामानंद शास्त्री के बिल्कुल साथ में बैठता था। और रामानंद शास्त्री क्या पहनता था, एक सेक्रेड थ्रेड पहनता था जिसे जनेऊ बोलते, एक पवित्र धागा बांधता था। अब जो मेरा जो नया टीचर था वो स्टमक नहीं कर पाया, डाइजेस्ट नहीं कर पाया, टॉलरेट नहीं कर पाया कि एक हिंदू पुजारी का बेटा एक मुस्लिम लड़के के साथ बैठा है। अब हमारी सोशल रैंकिंग के हिसाब से नए टीचर को अच्छा नहीं लगा मेरे एक दोनों बच्चों का बैठना, तो उसने मुझे बोला जाओ तुम बैक बेंच पर बैठ जाओ। और मुझे बहुत सैड फील हुआ, बहुत दुखी हुआ। और जो मेरा दोस्त था रामानंद शास्त्री वो भी अटरली डाउन कास्ट में बहुत सैड और डिप्रेस हो गया जब मैं अपनी सीट छोड़कर लास्ट रो में गया। मेरा जो दोस्त रो रहा था, जो उसकी रोती हुई इमेज थी, द इमेज ऑफ हिम वीपिंग व्हेन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो लेफ्ट अ लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी। इस चीज़ ने मेरे ऊपर एक बहुत ही गहरा असर छोड़ दिया कि मेरा दोस्त मेरे लिए रो रहा था। लास्टिंग इम्प्रेशन ऑन मी, इस चीज़ ने मेरे पर बहुत ज़्यादा असर डाला। अब स्कूल के बाद हम घर गए और अपनी सारी बात अपने पेरेंट्स को, रिस्पेक्टिव पेरेंट्स को बताई इनसे क्या हमारे साथ स्कूल में हुआ। तो लक्ष्मण शास्त्री जो हमारे स्कूल के प्रिंसिपल थे उन्होंने समन किया, बुलाया उस टीचर को हमारी प्रेजेंस में, और टीचर को बोला कि तुम्हें बच्चों के बीच में सामाजिक भेदभाव, कम्युनल इनटॉलरेंस, धार्मिक भेदभाव का जहर नहीं, इन इनोसेंट बच्चों के, इन मासूम बच्चों के दिमाग में ये जहर नहीं घोलना चाहिए। और उसने ब्लंटली सीधे सीधे बोल दिया टीचर को, या तो अपोलोजाइज़ करो, माफ़ी मांगो, या क्विट कर दो, स्कूल को छोड़ दो। नॉट ओनली द टीचर रिग्रेट, टीचर को पछतावा हुआ अपने बिहेवियर पर। और जो लक्ष्मण शास्त्री की बिलीफ थी, जो विचार थे, उसने अल्टीमेटली उस टीचर को क्या कर दिया, रिफॉर्म भी कर दिया, उसको चेंज भी कर दिया। तो ये इंसिडेंट भी इम्पॉर्टेंट है जो उनके स्कूल में एक नए टीचर आते हैं उनका। उसके बाद एक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है नेक्स्ट हमारा जो पैराग्राफ है, अ स्मॉल सोसाइटी ऑफ रामेश्वरम वॉज रिजिड। हमारी सोसाइटी बड़ी कट्टर थी, कठोर थी। सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप, अलग अलग धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर लोग अलग अलग सोशल ग्रुप्स में बटे हुए थे। लेकिन मेरे एक साइंस टीचर थे, वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टर, शिवा सुब्रमण्य अय्यर। शिवा सुब्रमण्य अय्यर बड़े ही ऑर्थोडॉक्स, बहुत ही कट्टर ब्राह्मण फैमिली के थे वो। और जो उनकी वाइफ थी वो बड़ी कंजर्वेटिव थी। कंजर्वेटिव मतलब बहुत ही कठोर विचारों की थी वो। और बहुत समथिंग, लेकिन जो शिवा सुब्रमण्यम थे वो बिल्कुल रेबल थे, लगते सबसे अलग थे वो। अब उन्होंने अपने उन सोशल बैरियर्स को, उन सामाजिक भेदभाव को तोड़ने का काम किया। वो चाहते थे कि लोग अलग अलग बैकग्राउंड से एक साथ मिल सकें। मैं उनके साथ घंटों बिताता था। आई यूज टू स्पेंड आवर्स विद हिम। और मुझे कहते थे, कलाम मैं चाहता हूँ कि तुम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन पार विद द हाईली एजुकेटेड पीपल ऑफ द बिग सिटी। तुम भी बड़े बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों के इक्वल बन सको, एट पार बन सको। उनके टीचर शिवा सुब्रमण्यम स्वामी बहुत ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण थे, उनकी वाइफ बहुत कंजर्वेटिव थी। वो इन सामाजिक भेदभाव को तोड़ना चाहते थे और कलाम से कहते थे कि मैं तुम्हें इक्वल बनाना चाहता हूँ, ऑन पार बनाना चाहता हूँ शहर के, बड़े बड़े शहरों के पढ़े लिखे लोगों के बराबर। एक दिन उन्होंने मुझे अपने घर मील खाने पर बुलाया और जो उसकी वाइफ थी वो बिल्कुल हैरान रह गई कि एक मुस्लिम लड़का उनके रिचुअली प्योर, उनका किचन जहाँ वो किसी को नहीं आने देती थी, बड़ा ही प्योर किचन था, और उन्होंने मना कर दिया। शी रिफ्यूज़ का मतलब होता है मना कर देना। मुझे किचन में आने से मना कर दिया। सर मैं तुम्हें खाना, अब्दुल कलाम को मैं खाना सर्व नहीं करूँगी। इससे शिवा सुब्रमण्यम अय्यर जो टीचर थे वो डिस्टर्ब नहीं हुए, ना वो एंग्री हुए, ना वो नाराज़ हुए, बट इंस्टेड लेकिन उन्होंने क्या किया, खुद ही अपने हाथों से विद हिज ओन हैंड्स मेरे साथ बैठ के खाना उन्होंने सर्व भी किया और खाया भी। और जो वाइफ है वो पीछे से, किचन के दरवाजे के पीछे से मैं देख रही थी। मैं हैरान हो रहा था कि शी हैड ऑब्जर्व, क्या उन्हें मेरे खाने के, पीने के, पानी पीने के तरीके में या फर्श साफ़ करने के तरीके में कुछ अंतर नज़र आता है। जब मैं जा रहा था, शिवा सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे फिर इन्वाइट किया कि नेक्स्ट वीकेंड, अगले वीकेंड भी हफ्ते के अंत में संडे सैटरडे जो होता है तुम ज़रूर आना। लेकिन मुझे हेजिटेशन हुआ। तो शिवा सुब्रमण्यम ने मुझे कहा कि जब तुम डिसाइड कर लेते हो कि सिस्टम को चेंज करने का, तो तुम्हें ऐसी प्रॉब्लम तो आएंगी ही। और अगले वीक जब मैं उनके घर गया तो उनकी जो वाइफ थी वो मुझे खुद ही किचन में ले गई और उन्होंने मुझे खुद अपने हाथों से खाना खिलाया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है इस लेसन का। शिवा सुब्रमण्यम उनके साइंस टीचर। अब सेकेंड वर्ल्ड वॉर ओवर हो गई थी और इंडिया की जो फ्रीडम थी वो इमिनेंट थी, मीन्स आने ही वाला था, देश आज़ाद होने ही वाला था। तो इंडियंस विल बिल्ड देयर ओन इंडिया। गांधी जी ने कह दिया था कि भारतीय लोग अपना खुद का देश बनाएंगे। अनप्रेसिडेंटेड का मतलब होता है बिल्कुल जैसा पहले कभी नहीं हुआ, नॉट हैपन बिफोर। अनप्रेसिडेंट, जैसा पहले कभी नहीं हुआ। अनपैरेलल्ड ऑप्टिमिज्म से गांधी जी ने कहा कि अब तो हम आज़ाद हो जाएंगे। पूरा देश इस ऑप्टिमिज्म, मीन्स आशा से भर गया, उम्मीद से भर गया। मैंने अपने फादर से परमिशन मांगी कि मुझे रामेश्वर छोड़ के कहाँ जाने दो, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर रामनाथपुरम, ज़्यादा आगे की पढ़ाई करने के लिए मुझे रामनाथपुरम जाने की परमिशन मैंने अपने फादर से मांगी। मेरे फादर ने मुझे क्या कहा, ही टोल्ड मी एज इफ
थिंकिंग अलाउड, उन्होंने मुझे बोला जैसे कुछ सोच रहे हो, अब्दुल आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, मैं जानता हूँ तुम्हें जाना है, तुम्हें ग्रो करना है, तुम्हें और आगे बढ़ना है, तरक्की करनी है। डज द सीगल, सीगल क्या होता है, पक्षी होता है, क्या वो भी वो नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन अलोन विदाउट अ नेस्ट, वो भी तो बिना घोंसले के सूरज के आपास तक जाके उड़ के आता है। उन्होंने खलील गिब्रान एक राइटर है, उनकी कुछ पंक्तियाँ बोली, मेरी माँ हेजिटेंट थी, वो मुझे भेजना नहीं चाहती थी, उनको समझाते हुए मेरे फादर ने मेरी मदर से कहा, योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, तुम्हारे बच्चे नहीं हैं, दे आर द सन्स एंड डॉटर ऑफ लाइफ्स लॉन्गिंग फॉर इट सेल्फ, वो इस जीवन के, इस ज़िंदगी के बच्चे हैं, वो तुम्हारे द्वारा आए हैं, दे कम थ्रू यू बट नॉट फ्रॉम यू, पर तुमसे वो नहीं आए हैं। यू मे गिव देम योर लव, तुम उन बच्चों को प्यार तो कर सकती हो, लेकिन अपने विचार उन पर नहीं थोप सकती। यू कैन नॉट पुट योर थाट्स ऑन दैम फॉर दे हैव देयर ओन थाट्स, क्योंकि उनके खुद के अपने विचार होते हैं। इस तरह से मेरे फादर ने मेरी मदर को समझाया, जो हेजिटेंट थी, जो संकोच कर रही थी मुझे भेजने में। और यहाँ पर हमारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। APJ अब्दुल कलाम की जो ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से ये एक्सट्रैक्ट लिया गया है, ये लेसन लिया गया है। ऑटोबायोग्राफी वो बुक होती है जो कोई व्यक्ति अपनी खुद की जीवन की आत्मकथा वो लिखता है।